Hello guys, welcome back to the channel. कॉल फॉर प्रपोजल्स अंडर वाइस फेलोशिप फॉर पीएचडी, जिसको हम वाइस पीएचडी भी बोलते हैं। तो ये डीएसटी की तरफ से होती है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या हायर एजुकेशन। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल फॉर प्रपोजल्स अंडर वाइस फेलोशिप फॉर पीएचडी दे रखा है। तो जो बच्चे एमएससी पास आउट कर चुके हैं और जिनके पास नेट जेआरएफ या कोई भी इस तरीके की कोई भी फेलोशिप नहीं है, या जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पीएचडी में और उनके पास किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है, ना तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है ना किसी और तरीके का सपोर्ट, तो यहाँ पे स्पेशली फॉर विमेन्स, देखिए विमेन के लिए यहाँ पे ये प्रपोजल दिया गया है डीएसटी की तरफ से। तो जितने भी विमेन हैं जो 27 से 45 इयर्स ऑफ एज में हैं, जो कंटिन्यू करनी चाहता है अपने जो हायर एजुकेशन है उसको, और जो अपनी पीएचडी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। थ्रू आउट द ईयर ये ओपन है और 5 साल के ड्यूरेशन के लिए है। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ये हमने होम पेज खोला हुआ है डीएसटी का, तो अब यहाँ पे कॉल फॉर प्रपोजल्स अंडर वाइस फेलोशिप फॉर पीएचडी दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। हम सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड करने का बता देते हैं, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट से जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको हाईलाइट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। ये जो भी वेबसाइट दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो इसका क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये एक और पोर्टल खुल जाएगा, जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो ईपीएमएस की यहाँ पे वेबसाइट है, जो डीएसटी का ही है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं देखना, जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे सबसे एंड में जाना है। और सबसे एंड में जाने के बाद यहाँ पे ये देखेंगे प्रोग्राम और स्कीम थ्रू आउट द ईयर्स। तो जिनको भी परेशानी आ रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपको डाउनलोड करने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट, तो आप इस तरीके से जाए नीचे। यहाँ पे आप थर्ड नंबर पे देखेंगे वाइस पीएचडी फेलोशिप दे रखी है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और डैशबोर्ड ओपन होगा। एक और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखो, ये प्रोग्राम दे रखा है, एक्टिव दिखा रखा है थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि कोई भी लास्ट डेट नहीं है इसकी, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मेट यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है कि अगर कॉन्टेक्ट ऑफिसर को आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर इस स्कीम के बारे में आपको कुछ क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट है, तो यहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। अब देखेंगे हम इस प्रोग्राम जो भी स्कीम है उसका फॉर्मेट हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप ये देखेंगे, आप इसको ओपन कीजिए। अब ओपन करने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरीके का खुलेगा। तो अब हम सबसे पहले हम अपना हाइलाइटर ले लेते हैं, जो भी चीजें हमको हाईलाइट करनी है हम हाईलाइट करते जाएंगे, और आप लोगों के लिए हम फोकस इंक्रीज कर देते हैं। तो आप सबको ये अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे डीएसटी में वाइस किरण फेलोशिप दे रखी है। यहाँ पे ये फेलोशिप इन्होंने फुल फॉर्म दे रखा है, विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण वाइस फेलोशिप है, जो विमेन स्पेशली जो साइंस इंजीनियरिंग में है उनके लिए फेलोशिप है। सब्जेक्ट एरिया इन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं, फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, या फिर कोई और, यहाँ पे लाइफ साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेयर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे आपके पास सब्जेक्ट एरिया है। एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, ये देखिए वुमेन हु वांट्स टू रजिस्टर और ऑलरेडी है उसमें, यहाँ पे देखिए themselves for PhD or already registered but not getting any fellowship are eligible to apply in WISE PhD program। तो यहाँ पे आप चाहे 1 साल हो पीएचडी के, या फिर आपको सिर्फ 6 महीने हुए हैं, या फिर आप रजिस्टर नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं, स्पेशली विमेन के लिए है। उसके बाद अगर आपके पास, इन्होंने एक और पॉइंट दे रखा है कि अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है और आप रजिस्टर भी नहीं है, तो आपको मैंडेटरी है कि 6 मंथ, ये देखो 6 मंथ में आपको रजिस्टर या रिकमेंडेशन लेटर आपको जमा कराना होगा, तभी आपकी वो फेलोशिप एक्टिवेट होगी। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट होने के बाद 6 महीने में आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन करना है। जैसे कि नेट जेआरएफ का होता है कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते तो आपको 2 साल के अंदर लेनी पड़ती है, ऐसे ही 6 मंथ में यहाँ पे ये आपको कहीं ना कहीं रजिस्टर होना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन सेम, आपको मास्टर्स चाहिए, मास्टर्स, एमई, एमएससी या एमटेक जो भी है, इक्विवेलेंट डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के से। एज आपकी 27 से 45 इन्होंने स्पेसिफाई कर रखी है। तो देखिए कि अगर जो 27 से कम है
जो भी विमेन है वो एलिजिबल नहीं है, और 45 ईयर्स से ज्यादा वो भी एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये एज दे रखा है। हालांकि इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन भी दे रखा है, जो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, तो वहां पे ये रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको, दोनों अपर और लोअर लेवल पे। अब एम्प्लॉयमेंट दे रखा है कि आप कहीं भी एम्प्लॉयड हो अगर रेगुलर, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ड्यूरेशन 5 साल है, जब तक आपकी PhD थीसिस सबमिट नहीं हो जाती तब तक, विच एवर अर्लियर। उसके बाद जो आपको इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे वो देखेंगे, यहाँ पे 31,000 JRF के इक्विवेलेंट है, और जो आपकी रिसर्च ग्रांट है वो 1 लाख की कंटीजेंसी आएगी। और उसके बाद लेकिन आपका जो इंस्टीट्यूट है वो DST के नॉर्म होना चाहिए। अब उसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि जो भी आपकी स्क्रीनिंग होगी, जो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं, तो वो होगी आपकी किसके अकॉर्डिंग, जो आपके जो प्रोजेक्ट प्रपोजल रिसीव्ड हुआ है वो PhD के अकॉर्डिंग। और फाइनल सिलेक्शन होगा कि रिकमेंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कम्युनिटी जो वो बनाएंगे। तो 2 चीजें ध्यान रखना है कि आपको प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से बना के देना है जो भी है, और रिकमेंडेशन जो जो आपका रिकमेंडेशन जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है या जितने भी कमिटीज है उनके अकॉर्डिंग होगा, वो सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और उसके बाद आपको जो भी है DST की टीम कम्युनिकेट करेगी जिस जैसे भी आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आपको प्रपोजल बहुत अच्छी तरीके से बनाना है। हम अगले कुछ टाइम में इस प्रपोजल लिखने का तरीका, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखने का तरीका बताया था, उसी अकॉर्डिंग हम ये प्रोजेक्ट लिखने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो वुमेन्स जो भी है, आप देखिए इस वीडियो को और आप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए। उसके बाद देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। कि पोर्टल ओपन है, आपको जो मैंने स्टार्टिंग में EPMS की साइट दिखाई थी वहां जाके आपको, ये जो साइट है वहां जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपको वहां पे गाइडलाइंस देखनी है जो इसमें भी दे रखी है, इसमें भी। और उसके बाद आपको वहां पे अप्लाई करना है, ऑनलाइन ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, कोई और फर्दर हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखो इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखी है कि ये एनेक्चर 4 डॉक्यूमेंट में दे रखी है जो भी इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद आपको लॉग इन करना है, रजिस्टर करना है। लॉग इन करने के बाद आपको जितने भी जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सब वहां पे देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो, जो आपका PI रजिस्ट्रेशन होगा ना, उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको ये मेंशन करना है कि आप वाइस PhD फेलो हो, आपको वहां से वाइस फेलोशिप चाहिए। ठीक है, सबमिट का जो सबमिट है प्रपोजल वो सबमिट कर देना है। जितने भी आपको दिए गए वहां पे ऑप्शन है, सब आपको अपने हिसाब से फॉलो करते जाना है, और जो ओके है वो कर देना है। फाइनेंशियल डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है कि ईच ईयर आपकी 3,72,000, 3,72,000 पर ईयर आपकी होगी, किसके हिसाब से, 31,000 पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद HRA भी आपको मिलेगा, और फिर उसके बाद ये 50,000 पर ईयर या 1 लाख पर ईयर, जितने भी अकॉर्डिंगली आपकी कंटीजेंसी जो मिलती है वो मिलेगी। ये क्या होती है, जो आप केमिकल्स या पेरेटस ये सब जो बाय करने की आप जो मंगाते हैं, उसकी ये जो आपको ये अमाउंट है वो दी जाती है। उसके बाद आपको रिव्यू करना है और फाइनल सबमिशन करना है। लास्ट डेट कुछ नहीं है, थ्रू आउट द ईयर है, तो आप जा सकते हैं, अपनी वो कर सकते हैं, मतलब आप अप्लाई करें, सिलेक्शन हो जाता है तो आपको स्टार्ट हो जाएगी फेलोशिप। ऐसी लास्ट डेट कुछ नहीं है कि फेलोशिप की कोई लास्ट डेट है। अब उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो मैंडेटरी है, ये देखो, ये मैंडेटरी चीजें आपको ध्यान से देखनी है और ये वहां पे देना है। एक तो सबसे पहले कंप्लीट प्रपोजल जो आपका जो PDF फॉर्म में है, प्रिस्क्राइब्ड प्रपोजल फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में देना है। उसके बाद प्रपोजल इन डॉक्स दोनों में देना है आपको, ये ध्यान रखने वाली बात है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट जिसे आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे, हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट जो आपकी मास्टर्स है। SC ST के अगर आप क्लेम कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन, तो आपको ये डिग्रीज, ये जो सर्टिफिकेट है ये जरूर देनी पड़ेगी। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर आप रजिस्टर हैं तो वहां से आप कराइए, नहीं रजिस्टर है तो आप वहां पे नो में, यस में, या जैसे भी आपके फॉर्म भरा जाएगा उसमें आप टिक कर सकते हैं। ये देखो, PhD रजिस्ट्रेशन लेटर अगर है तो आप दीजिए, नहीं है तो आप अगले 6 महीने में दे सकते हैं। उसके बाद बायोडाटा, जो भी आप साइंटिस्ट मेंटर है उसके जहाँ अंडर आप काम कर रहे हैं उसको वहां पे मेंशन करना है। अब इन्होंने क्या दे रखा है कि नोट करने वाली बात क्या है कि अगर इनकम्प्लीट प्रपोजल आए या फिर प्रपोजल प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं हुआ, तो ये पहले ही देखते हैं आपकी जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर देंगे, तो आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट की तरफ कि किस तरीके से। सबसे पहले इन्होंने डिक्लेरेशन दे रखा है कैंडिडेट का
ये हर जगह सेम होता है, बट आप एक बार देख लीजिए क्या क्या है। उसके बाद दे रखा है जनरल इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ये देखिए सब आपकी ये पर्सनल जो भी है डिटेल्स मांग रखी है। उसके बाद आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड मांग रखा है, क्वालिफिकेशन मांग रखी है, पीएचडी यस नो मांग रखी है, प्रोफेशनल रिसर्च या फिर कुछ और टेक्निकल सपोर्ट या फिर कुछ और अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी या कुछ और भी आपके पास इंटर्न रहे हैं या फिर नेट जेआरएफ या कुछ और अगर आपने काम किया है एक्सपीरियंस वो मांग रखा है। अगर पब्लिकेशन है या पेटेंट्स है तो वो दे रखा है यहाँ पे। कोई और इन्फॉर्मेशन आपके जो भी 3 इंस्टीट्यूट या साइंटिस्ट है आप उसके अंडर या एरिया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ क्लिक कर सकते हैं। सेक्शन भी आता है R&D। ये देखो आपका ये वाला जो सेक्शन भी है यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये आपका फॉर्मेट है पूरा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव नोवेलिटी ये सब डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब उसके बाद डिमेंटर्स का डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये ड्यूरेशन 5 इयर्स है, तो यहाँ पे ये इन्होंने कैलकुलेशन दे रखी है पब्लिकेशन वगैरह इन सब के लिए। यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब उसके बाद एनक्लोजर है, एनक्लोजर में आपको ये सारी चीजें टिक करनी है और बस इसको यहाँ पे खत्म कर देना है, सबमिट कर देना है। अब इन्होंने और डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं कि ये है सर्टिफिकेशन बाय हेड, आपका हेड से यहाँ पे देना है आपको, वहां से साइन करा के उनके ऑफिशियल सील के साथ अगर आप लोग रजिस्टर है पीएचडी में। उसके बाद कंसेंट लेटर देना है मेंटर का रिकमेंडेशन है कंसेंट लेटर। आपके मेंटर को पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ यहाँ पे उनका ये आएगा। उसके बाद फॉर्मेट फॉर डिटेल बायोडाटा, आपको ये डिटेल बायोडाटा लेना है कि किस तरीके से नेम एड्रेस जेंडर डेट ऑफ बर्थ ईमेल ये सब एकेडमिक क्वालिफिकेशन पब्लिकेशन लिस्ट ये सब आपको डिटेल देनी है। नेक्स्ट हम कर देते हैं गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसर्च प्रोडक्ट्स अंदर यहाँ पे। तो इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, तो ये गाइडलाइंस आपको अपने आप पढ़नी है। जहां पे भी आप एलिजिबल हो या किसी चीज में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप उनकी साइट पे जाके या फिर यहाँ नीचे भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे फिल करना है, हम आपको फुल जानकारी देंगे। तो अभी के लिए सिर्फ हम वाइस फेलोशिप के बारे में कि कैसे फिल करनी है, किस तरीके से आपको पूरी चीजें ध्यान रखनी है विमेन जो भी हैं इस फील्ड के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी में। तो आई होप कि आप जरूर अप्लाई करो और आपको फेलोशिप जरूर मिलेगी अगर आप अच्छी तरीके से डिटेल फॉर्मेट में बहुत अच्छी तरीके से उसको लिख के अपने मेंटर से रिकमेंडेशन लेटर लेके आप अप्लाई करेंगे तो जरूर आपके बहुत चांसेस है कि आप इस फेलोशिप को ले ले, क्योंकि ज्यादातर बच्चे नेट जेआरएफ करते हैं। तो जो बच्चे 10-20 बच्चे रह जाते हैं और उनमें से भी जो विमेन है उनके लिए तो 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इवन मैं बोलूंगी 100% प्रोबेबिलिटी है कि आप जरूर सेलेक्ट होंगे, आपको जरूर फेलोशिप मिलेगी। तो आप आई होप कि आप अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई हो। और अगर नहीं आई तो आप हमको रिक्वेस्ट करें कमेंट में, हम पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छी तरह यहाँ पे बताएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप फॉलो करें। पूरी पीडीएफ हम वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे, किस तरीके से आपको लिखना है क्या करना है सब हम उसमें बता देंगे। और नेक्स्ट वीडियो थोड़े दिनों में आएगी जिसमें हम प्रपोजल लिखना, जो इतना बड़ा प्रपोजल है वो लिखना बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच और आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो।